हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच पे। फ्रेंड्स, जैसे कि कल हमने जो हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसकी स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी कि कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। होप सो आपने सभी ने देखा होगा वो जो अपना एक लेक्चर था कि हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम को कैसे क्लियर किया जाए। उसमें मैंने बड़े ही सिलेक्टेड टॉपिक आपको बताए थे कि अगर आप ये वाले टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हो, और आपको ये भी बताया था कि इतना टाइम नहीं है तो मैथ, रीजनिंग और हिस्ट्री जो है ये आपकी नहीं होगी। अगर आप एक्सप्लेन कर करके इन चीज़ों को पढ़ोगे, चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो सिलेबस कवर नहीं होगा। तो उसका मैंने तरीका आपको प्रैक्टिस सेट बताया था फ्रेंड्स। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले, उसको सोल्व कीजिए, आपका जो हरियाणा ग्रुप डी वाला एग्ज़ाम है वो अपने आराम से निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा अभी उसी स्ट्रेटेजी को आगे लेते हुए हम जो मिक्स क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे बड़ी ही एक्सप्लेनेशन के साथ। एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी तरीके से साथ देते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज का लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझक ए बाबरी कौन सी भाषा में लिखी? पहला क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझक ए बाबरी कौन सी भाषा में लिखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझक ए बाबरी कौन सी भाषा में लिखी? तो देखिएगा इसके ऑप्शन आपको जरूर मिलेंगे। इसका पहला ऑप्शन है अरबी, दूसरा ऑप्शन है फारसी, तीसरा ऑप्शन है तुर्की और चौथा ऑप्शन जो है आपका वो है संस्कृत। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास। और क्वेश्चन क्या है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझक ए बाबरी कौन सी भाषा में लिखी? तो देखिएगा आपका ये क्वेश्चन अगर हम करने बैठे तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुर्की में। तो देखिए, अगर आप जैसे ही मैंने क्वेश्चन कंप्लीट किया आपके माइंड में आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन देखते ही, कि अगर आपको आता है तो आप अपने मन में उसको एनालाइज करेंगे क्वेश्चन को कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तुर्की होगा। ठीक है, तो बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी, देखिए आत्मकथा और जीवनी में क्या डिफरेंस होता है। आत्मकथा होती है जो सव्य लिखता है, तो बाबर ने खुद लिखी थी तो इसीलिए आत्मकथा, और दूसरा व्यक्ति किसी के बारे में लिखता है वो होती है जीवनी। तो इसकी थी आत्मकथा जो तुर्की में लिखी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखो बाबर जो था मुगल वंश का पहला शासक था। मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? बाबर ने रखी थी। ठीक है, तो बाबर जो है वो हरियाणा में बड़ा ही अहम रोल रखता है। इसको हम इंडिया की हिस्ट्री के जीके ना कह के हरियाणा वाली हिस्ट्री के जीके कहेंगे। क्यों? क्योंकि पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो बाबर जीता था। ठीक है, तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में थी, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, बड़ी ही जबरदस्त ट्रिक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिएगा, बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। अब नींव कहां से रखी गई? पानीपत की पहली लड़ाई से। पानीपत कहां है? हरियाणा में। तो चलिए बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों की बात करते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, तो बड़ी ही मस्त ट्रिक है, आप देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं भूलेगा। देखिए, पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, उसके बाद में चल दिया, घर गया और फिर उसके बाद में मर गया। देखिए, अक्सर हम क्या करते हैं, खाना खाने से पहले पानी पीते हैं। तो उसने क्या किया? पानी पिया, बाद में खाना खाया, फिर चल दिया, खाना खा के घर गया चल के, और फिर क्या हो गया? मर गया। तो पानी पिया से पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी जी 1526 में। कब हुई थी?
26 में आप ऐसे भी लिख सकते हो, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो यानी 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया यानी खानवा का युद्ध। चल दिया मतलब चंदेरी का युद्ध, ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। चंदेरी का युद्ध 28 में हुआ यानी 1528 में हुआ। 1529 में घर गया यानी घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। मर गया यानी बाबर की मृत्यु आपसे पूछी जाए तो 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी। और इन सभी के सभी युद्धों में विजय कौन हुआ था? जीत किसकी हुई थी? बाबर की। ये सभी के सभी युद्ध जितने भी हमने पढ़े हैं, इन सभी युद्धों में जीत किसकी हुई थी फ्रेंड्स? बाबर की क्या हुई थी? जीत हुई थी। तो चलिएगा हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट अब थोड़ा थोड़ा डिटेल इनकी पढ़ लेते हैं। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई। ये आपने नोट कर लिया होगा, होप सो। इसको देते हैं हम मिटा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे वाला मिटा देते हैं, ये युद्ध रहने देते हैं। तो देखिएगा पानीपत की पहली लड़ाई हुई किसमें? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसमें? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। ये बड़ा जबरदस्त युद्ध माना जाता है उस टाइम का। और बाबर कौन जीता? बाबर की जीत हुई। आपसे पूछा जाए कि बाबर ने कौन से युद्ध में तुगलमा नीति का प्रयोग किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि बाबर ने कौन से युद्ध में तुगलमा नीति का प्रयोग किया था? तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। हालांकि इब्राहिम लोदी से इसके पास सेना कम थी, लेकिन इसके पास तोपें थी, जिससे इसने तुगलमा नीति का प्रयोग किया और ये जीत गया। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद में हम बात करते हैं खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा एक राजपूत था। तो बाबर खानवा का युद्ध आपसे पूछा जाए किसके किसके बीच में हुआ, तो खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच में। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जीत किसकी हुई है? हमेशा बाबर की। उसके बाद में हम बात करेंगे चंदेरी के युद्ध की। तो चंदेरी का युद्ध भी एक राजपूत के साथ हुआ था बाबर का, जिसका नाम क्या था? मेदिनी राय। मेदिनी राय और बाबर के युद्ध में चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध में भी कौन जीता? बाबर का। और ये चंदेरी का किला था जिसकी वजह से ये लड़ा गया था, चंदेरी का दुर्ग। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध जो हुआ था वो बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। तो इसमें जो सबसे पहला लड़ाई है, पानीपत की पहली लड़ाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए मुगल वंश की नींव किस लड़ाई पर आधारित है, तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में जो हुई थी। ये पानीपत की लड़ाइयाँ हरियाणा के हर पेपर में पूछी जाती हैं। अभी पीछे जो लैब अटेंडेंट का एग्जाम हुआ था वहां भी पानीपत की लड़ाई का जिक्र था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलेंगे हम आगे। होप सो आपको ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बिल्ट हरियाणा में कहां स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल नाम क्या है? बिल्ट कहां स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बिल्ट कहां स्थित है? तो आपके पास इस क्वेश्चन के ऑप्शन है अंबाला, सोनीपत, यमुनानगर, थर्ड ऑप्शन है, और फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स हिसार। तो ये चार ऑप्शन है आपके लिए इस क्वेश्चन के कि एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल
बिल्ट कहाँ पे स्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बिल्ट जो स्थित है वो कहाँ पे है? यमुनानगर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? यमुनानगर। यमुनानगर को पेपर सिटी ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे बिल्ट मिल पूछ ली जाए कहाँ पे स्थित है तो यमुनानगर में, पेपर सिटी ऑफ हरियाणा पूछ ली जाए कहाँ पे स्थित है तो भी आप क्या बताएंगे? यमुनानगर में। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान गवर्नर कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा के वर्तमान गवर्नर कौन है? हरियाणा के वर्तमान गवर्नर यानी राज्यपाल, गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान गवर्नर है आपके पास पहले ऑप्शन कप्तान सिंह सोलंकी, कप्तान सिंह सोलंकी। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके पास, नेक्स्ट ऑप्शन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। थर्ड ऑप्शन है क्वेश्चन का जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया। और लास्ट जो ऑप्शन है फोर्थ नंबर वाला वो है सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। तो ये चार ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो आंसर है वो है सत्यदेव नारायण आर्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 25 अगस्त 2018 को चुने गए हैं। इससे पहले कौन थे? कप्तान सिंह सोलंकी थे। और आपसे पूछा जाए नव नियुक्त हरियाणा के राज्यपाल तो सत्यदेव नारायण आर्य जो 25 अगस्त 2018 को चुने गए थे। करंट का क्वेश्चन है, पेपर में फाइनली आ सकता है। तो चलिएगा हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा का राज्य पेड़, हरियाणा का राज्य पेड़ कौन सा है? हरियाणा का राज्य पेड़ या राजकीय पेड़ कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है सेब का पेड़, दूसरा ऑप्शन है अमरूद का पेड़, थर्ड ऑप्शन है पीपल का पेड़ और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स बरगद का पेड़। तो हरियाणा का जो राज्य पेड़ है वो है पीपल का पेड़। हरियाणा का राज्य पेड़ पूछा जाए तो आंसर आएगा पीपल का पेड़। उसके बाद में मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए आपसे, मानव शरीर की, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपके पास ऑप्शन है त्वचा, दूसरा ऑप्शन है जी आपके पास थायराइड, तीसरा ऑप्शन है आपके पास यकृत और चौथा ऑप्शन है आपके पास अंगनाशय, अंगनाशय। तो त्वचा इंग्लिश में स्किन, यकृत को बोलते हैं लीवर, अंगनाशय को बोलते हैं पैनक्रियास। और तो ये तो मैंने हिंदी इंग्लिश वाली भी आपकी प्रॉब्लम दूर की। यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर, अंगनाशय को क्या बोलते हैं? पैनक्रियास, थायराइड को थायराइड बोलते हैं। तो पूछी गई है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो इसका आंसर यकृत आएगा। क्या आएगा? यकृत। तो सुनिएगा, इन चारों ऑप्शन का कोई ना कोई महत्व है। यहाँ पे आपसे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछ लिया जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो त्वचा होती है। हमारे शरीर के बाहरी हिस्से हाथ, पैर, मुंह, त्वचा वो अंग कहलाते हैं और सबसे बड़ा अंग त्वचा है। अब मानव शरीर के आंतरिक हिस्से यकृत, फेफड़े, गुर्दे, ब्रेन, मस्तिष्क, ये क्या है? ग्रंथियां हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अब थायराइड की बात आती है तो आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, क्या पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं फ्रेंड्स? ग्रंथियों के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियां, जैसे यकृत, गुर्दे, मस्तिष्क, गला, ये क्या है? ग्रंथियां। अब इनके अंदर कोई ग्रंथि पाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं?
अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलती हैं जिनमें से हार्मोन का स्राव होता है। तो आपसे पूछा जाए कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से को क्या स्रावित होता है या अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं, तो हार्मोन कहते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हुई, थायराइड हुई, जो गले में पाई जाती है। इस थायराइड को अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होना, क्या कहा जाता है, अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ये वेरी वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने पेजेस पे लिखे हुए हैं जो आपके सामने बता रहे हैं, तो इनको स्किप नहीं करना है, आराम से देखिए, इनको नोट कीजिए और पेपर में 3-4 दिन पहले इनको रिवाइज कीजिए। 100% श्योर हूं यहां से आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। तो चलिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, हरियाणा विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है। हरियाणा में विधानसभा सदस्य कितने हैं, हरियाणा में विधानसभा सदस्य कितने हैं, सभा सदस्य कितने हैं। आपके पास ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 90, चौथा ऑप्शन है 95। तो ये 4 ऑप्शन मैंने रखे, हरियाणा में विधानसभा सदस्य कितने हैं। तो हरियाणा में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 90, टोटल 90 मेंबर्स हैं विधानसभा के। तो अब ये पहला ऑप्शन 5 और दूसरा ऑप्शन क्या है 10। तो आपसे पूछा जाए हरियाणा में से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, हरियाणा में से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो कितने चुने जाते हैं फ्रेंड्स, 5 सदस्य चुने जाते हैं। फिर 10 ऑप्शन है, आपसे पूछा जाए हरियाणा में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं 10। हरियाणा में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, 10 चुने जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि संसद का उच्च सदन या फिर बुजुर्वा सदन किसे कहा जाता है, यानी सबसे पुराना बूढ़ा, तो किसे बोलेंगे, राज्यसभा को। हरियाणा का उच्च सदन या बुजुर्वा सदन किसे कहा जाता है, राज्यसभा को। हरियाणा का निम्न सदन किसे कहा जाता है, निम्न सदन किसे कहा जाएगा, लोकसभा को। किसको कहा जाएगा, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाएगा। आपसे पूछा जाए संसद के कितने अंग हैं, क्या पूछा जाए, संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के कितने अंग होते हैं, 3। कौन से, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, और तीसरा होता है राष्ट्रपति। पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा कौन सा होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन सा होता है, राष्ट्रपति। अब जो ये राष्ट्रपति है संसद का अभिन्न अंग है, क्या है, अभिन्न अंग। आपसे पूछा जाए संसद का अभिन्न अंग कौन सा है, तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ साइन करने का काम करता है ये। उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि देश का पहला नागरिक कौन है, देश का पहला नागरिक कौन है, तो देश का पहला नागरिक भी कौन होता है, राष्ट्रपति। तो ये जो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये सारी की सारी बेसिक बातें हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा हम आगे चलेंगे, इसको मिटा दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहां पे है। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन केंद्र या फार्म हरियाणा में कहां स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन है पानीपत, करनाल, सोनीपत, फोर्थ ऑप्शन है हिसार। तो हरियाणा का सबसे बड़ा पशु फार्म है हिसार में। हरियाणा का ही नहीं, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है। कहां पे है फ्रेंड्स, हिसार में है। आपसे पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा डेयरी फार्म कहां पे है, तो डेयरी फार्म कहां पे है, करनाल में है।
और पशु फार्म पूछा जाए तो कहाँ पे है फ्रेंड्स, हिसार में है, हिसार में। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट चलिएगा, आम मेला कहाँ आयोजित होता है हरियाणा में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आम मेला हरियाणा में कहाँ आयोजित होता है, आम मेला हरियाणा में कहाँ आयोजित होता है, हरियाणा में कहाँ आयोजित होता है, आम मेला हरियाणा में कहाँ आयोजित होता है। तो गैस कर सकते हो फ्रेंड्स, गैस करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि हरियाणा में आम मेला कहाँ आयोजित होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है पिंजौर, पहला ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन के लिए, पिंजौर। दूसरा ऑप्शन है बिलासपुर, दूसरा ऑप्शन है बिलासपुर। तीसरा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। और जो चौथा ऑप्शन है वो है सोनीपत। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपरों में आए हुए हैं और उनकी डिटेल साथ के साथ बताई जा रही है, ताकि आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप उसका आंसर फटाक से दे दीजिएगा। तो देखिएगा, आम मेला जो आयोजित होता है वो पिंजौर में होता है, और पिंजौर कहाँ पे है, पंचकुला जिले में। तो आपसे पूछा जाए आम मेला हरियाणा में कहाँ आयोजित होता है, तो आम मेला आयोजित किया जाता है पिंजौर में। पिंजौर कहाँ है, पंचकुला में। यहाँ का एक गार्डन बहुत प्रसिद्ध है, यजुवेंद्र गार्डन। कौन सा गार्डन है फ्रेंड्स, यजुवेंद्र गार्डन। यजुवेंद्र गार्डन बहुत फेमस है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। यजुवेंद्र गार्डन हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, पिंजौर जिले में यजुवेंद्र गार्डन स्थित है। तो चलिएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। करंट का क्वेश्चन है जो अभी अभी न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा फेमस रहा, आपको डायरेक्ट बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, दीवानलाल बालकृष्ण, दीवानलाल बालकृष्ण रंगशाला, बालकृष्ण रंगशाला बहुत फेमस रही है ये न्यूज़पेपर में अभी के दिनों में। दीवानलाल बालकृष्ण रंगशाला कहाँ पर है, दीवानलाल बालकृष्ण रंगशाला कहाँ पर है। पहला ऑप्शन है जींद, पहला ऑप्शन है जींद। दूसरा ऑप्शन है रोहतक। तीसरा ऑप्शन है सिरसा। और जो चौथा ऑप्शन है आपके पास वो है गुड़गांव। चौथा ऑप्शन कौन सा है, गुड़गांव है। जींद, रोहतक, सिरसा, गुड़गांव। तो देखिएगा, दीवानलाल बालकृष्ण रंगशाला कहाँ पर है, कहाँ पर है फ्रेंड्स, जींद में है। तो चलिएगा नेक्स्ट करेंगे, हरियाणा के कौन से व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 100% चांस पेपर में आने की। क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा के कौन से व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस बने हैं। तो अभी अभी बने हैं हरियाणा के। आप हम सीधा क्वेश्चन करेंगे, हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन है, के चीफ जस्टिस कौन है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा के पेपरों के लिहाज से देखें तो देखिए चीफ जस्टिस कौन है, सूर्यकांत। कौन है, सूर्यकांत है। तो आपसे पूछा जाए हरियाणा के कौन से व्यक्ति अभी अभी हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस बने हैं, तो सूर्यकांत नारनौद हरियाणा के रहने वाले, नारनौद हरियाणा के रहने वाले हैं। ठीक है, नारनौद कहाँ पे है, हिसार में। नारनौद कहाँ पे है, हिसार, जिला हिसार, नारनौद, हरियाणा। क्लियर है। तो सूर्यकांत जो हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस बने हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, हिसार, नारनौद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कॉलेज जो अभी अभी बने हैं, कुछ कॉलेज जो अभी अभी बने हैं उनके बारे में देखते हैं। आपसे पेपर में पूछा जाए यूनानी कॉलेज कहाँ पे ओपन होने जा रहा है, यूनानी कॉलेज कहाँ पे ओपन होने जा रहा है, तो यूनानी कॉलेज ओपन हो रहा है फ्रेंड्स मेवात में। ध्यान में रखिएगा, यूनानी कॉलेज कहाँ पे ओपन होने जा रहा है, मेवात में। आयुर्वेदिक कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ पे ओपन होने जा रहा है, महेंद्रगढ़ में। आयुर्वेदिक कॉलेज महेंद्रगढ़,
महेंद्रगढ़ में कहाँ पे? महेंद्रगढ़ में नारनौल पे। आपसे जो भी ऑप्शन में मिले आपको उसको आप टिक कर सकते हो, या तो आपको नारनौल मिलेगा या क्या मिलेगा? महेंद्रगढ़। नेक्स्ट है आयुष कॉलेज। आयुष कॉलेज, तो आयुष कॉलेज जो है वो ओपन होने जा रहा है करनाल में। कंफ्यूज मत होइएगा, यूनानी कॉलेज मेवात में, आयुर्वेदिक कॉलेज महेंद्रगढ़ में, आयुष कॉलेज करनाल में। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रहिएगा, इन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिएगा हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है पुरुषों और स्त्रियों दोनों द्वारा किया जाता है? हरियाणा के नृत्यों में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, हरियाणा के जो नृत्य हैं उनसे एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो आपको सारे के सारे नृत्य डिस्कस करवा देंगे अलग से वीडियो बना के। तो चलिएगा, अभी का जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है? कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है पुरुषों और स्त्रियों दोनों द्वारा किया जाता है? दोनों द्वारा किया जाता है। कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है पुरुषों और स्त्रियों दोनों के द्वारा किया जाता है? तो देखिएगा, ऑप्शन है लूर नृत्य है, लूर नृत्य है, दूसरा है फाग नृत्य है, थर्ड ऑप्शन है तीज नृत्य है, तीज नृत्य है, तीज नृत्य है, और चौथा ऑप्शन है खोड़िया नृत्य है। तो आपको बताना है कि कौन सा नृत्य है स्त्रियों और पुरुषों द्वारा दोनों द्वारा किया जाता है। तो कौन सा नृत्य दोनों द्वारा किया जाता है? फाग नृत्य है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीएनजी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। सीएनजी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैब अटेंडेंट के एग्जाम में आया था ये। सीएनजी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस पूछी जाए कि कौन सी है? तो आपके पास ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है आपके पास इथेन, थर्ड ऑप्शन है प्रोपेन, और चौथा ऑप्शन आपको मिले कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, सीएनजी में सबसे अधिक मात्रा में, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सीएनजी की फुल फॉर्म होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब सीएनजी गैस मीथेन को कहते हैं कई लोग, लेकिन ये तीन गैसों का मिश्रण होती है। सीएनजी गैस जो होती है ये तीन गैसों का मिश्रण होती है, और इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में मीथेन पाई जाती है। 90% की मात्रा में सीएनजी गैस में क्या होती है? मीथेन। तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीएनजी में तीन गैसें कौन सी पाई जाती हैं, जब मैंने बोला कि तीन गैसों का मिश्रण है, तो सीएनजी किसका किसका मिश्रण है ये पूछा जाए, तो ये जो तीनों मैंने ऑप्शन में लिखे, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, इन तीनों का मिश्रण है सीएनजी। तो देखो, इसको याद करवाने के लिए एक बात सुनते हैं कि अभी अभी दिल्ली में जो केजरीवाल है उन्होंने क्या किया था कि सीएनजी वाले जो वाहन है, वाहन में क्या डाले? सीएनजी। तो खासकर जो ऑटो रिक्शा बहुत ज्यादा चलता है दिल्ली में, उसमें अलाउड क्या किया गया कि आदेश ही दे दिया गया कि सीएनजी ही डालनी है ईंधन के रूप में। तो देखो, ऑटो रिक्शा वाले को अगर कोई चीज कोई रास्ता समझ में नहीं आता, वो किसका प्रयोग करता है? मैप का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? मैप का। तो मैप से क्या बना? देखिए, मैं से क्या बना? मीथेन, ए से क्या बना? एथेन, और पी से क्या बना? प्रोपेन। तो ऑटो रिक्शा में क्या डलती है? सीएनजी। ऑटो रिक्शा वाला क्या देखता है? मैप देखता है। तो सीएनजी में डलने वाली तीनों गैसें मीथेन, एथेन और प्रोपेन, तो ये तीनों की तीनों गैसें किस में डलती हैं? सीएनजी में डलती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलिएगा, याद में रखिएगा मैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपसारी लेंस किसे कहते हैं? लेंस से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में। अपसारी लेंस किसे कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है अपसारी लेंस के लिए अवतल लेंस,
अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास दोनों, और चौथा ऑप्शन है आपके पास इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इन दो जो ऑप्शन है इनमें ही कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि अपसारी कौन सा होता है और अभिसारी कौन सा होता है। तो देखिए दो प्रकार के लेंस है, एक होता है अपसारी लेंस और दूसरा होता है अपसारी लेंस, तो अभिसारी लेंस। तो इनमें जो है वो दिक्कत रहती है स्टूडेंट्स को। तो आप क्या करेंगे इस दिक्कत को दूर करने के लिए? अपसारी लेंस पहली बात तो किसे बोलते हैं? अवतल लेंस को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? अवतल लेंस को। और अभिसारी किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? उत्तल लेंस को। अभिसारी किसे कहा जाता है? उत्तल लेंस को। देखिए इसका पहला लेटर ए है और इसका पहला लेटर भी क्या है, यानी अपसारी अवतल। तो अवतल पाया जाता है अपसारी में, अपसारी किस में पाया जाता है? उत्तल में, यानी जिनके अक्षर ना मिले वो है उत्तल। समझ में आया है इतना? अपसारी अवतल दोनों लेटर मिल रहे हैं, ए इसके भी और उसके भी क्या है? ए। तो होप सो आपको ये चीज याद रह जाएगी और ये इंपॉर्टेंट भी है पेपर के लिए। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के वन्य जीव अभयारण्य भी आपको आने चाहिए और हरियाणा के भी आने चाहिए, और उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बार बार आता है वो है चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य का। कोई चिलचिला बोलता है इसको, कोई छिलछिला बोलता है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन है गुड़गांव, दूसरा ऑप्शन है हिसार, थर्ड ऑप्शन है आपके पास पानीपत, और चौथा ऑप्शन है आपके पास कुरुक्षेत्र। क्या है ऑप्शन? कुरुक्षेत्र। तो इसका आंसर भी क्या आएगा फ्रेंड्स? कुरुक्षेत्र। चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा में कहाँ पे पाया जाता है? कुरुक्षेत्र में। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा जीके का ही, मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? उच्चतम बिंदु क्या है? तो देखिए मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु की बात करें तो पहला ऑप्शन है आपके पास करो, दूसरा ऑप्शन है आपके पास गरो, और सी ऑप्शन है आपके पास तोशा चोटी, फोर्थ ऑप्शन है ग्रेशियर चोटी। तो ये चार ऑप्शन हुए आपके पास। तो इसका आंसर आएगा करो, कि मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कौन सा है? मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कौन सा है? करो है। और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो भी आंसर क्या आएगा? करो आएगा। अब ये मोरनी की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? पंचकुला की प्रसिद्ध पहाड़ियां है जी, मोरनी की पहाड़ियां। पंचकुला की प्रसिद्ध पहाड़ियां कौन सी है? मोरनी की पहाड़ियां। तो आपसे पूछा जाए मोरनी की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में है? पंचकुला में, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है करो, और हरियाणा की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो देखिएगा वही ऑप्शन सेम, हिसार, सोनीपत, पानीपत, और लास्ट वाला ऑप्शन है कुरुक्षेत्र। कि मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? कुरुक्षेत्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। क्लियर है इतनी बातें? ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से कीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 18वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो देखिएगा 18वें एशियाई जो खेल हैं वो 2018 में हुए। कब हुए? 2018 में। तो देखो आपको याद रह जाएगा कि 2018 को कौन से एशियाई खेल हुए हैं? 18वें एशियाई खेल हुए हैं। और एशियाई खेल 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। कब आयोजित किए जाते हैं? 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। और 2018 वाले एशियाई खेल थे कौन से नंबर के? 18वें। 18 से 18 आपको याद रह जाएगा। अब हुए कहाँ पे?
एक तो जकार्ता और दूसरा पलेम्बक और पलेम्बक। ठीक है, तो एशियाई खेल जो आयोजित किए गए 2018 के, ये दो इतिहास में, एशियाई खेलों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि जो दो देश संयुक्त रूप से क्या कर रही हैं, दो प्रांत संयुक्त रूप से क्या कर रही हैं, एशियाई खेलों का आयोजन। ये जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है, और पेपर में आपको इंडोनेशिया मिले तो भी गलत नहीं होगा। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी आपसे डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है, क्योंकि ये बहुत चर्चा में रही एशियाई खेलों की वजह से। आपसे पूछ लिया जाए कि एशियाई इसकी इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है, तो ये है जकार्ता। क्लियर है इतनी बातें? कहाँ पे आयोजित किए गए? इंडोनेशिया में, यानी जकार्ता और पलेम्बक में। हुए कब थे? 18 अगस्त को शुरू हुए, 18 अगस्त से लेकर कब तक चले? 2 सितंबर तक, 2 सितंबर 2019 तक चले। क्लियर है इतनी बातें? तो चलिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे एशियन गेम्स से ही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हरियाणा वाले पेपरों के लिए, क्योंकि हरियाणा का कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में बहुत अच्छा ही प्रदर्शन रहा था। तो चलिएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाला खिलाड़ी हरियाणा के किस जिले से संबंध रखता है? यानी कि कहने की बात है कि एशियाई खेलों में सबसे पहला गोल्ड मेडल, एशियाई खेलों में सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने दिलवाया था, और वो हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखता है? तो एशियाई खेलों में सबसे पहला गोल्ड मेडल दिलवाया था किसने? बजरंग पूनिया ने। किसने दिलवाया था? बजरंग पूनिया ने दिलवाया था। किसने दिलवाया था? बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया ने एशियाई खेलों में सबसे पहला मेडल दिलवाया भारत को। अब ये कहां से बिलोंग करते हैं वो हम देखेंगे। तो ये बिलोंग करते हैं झज्जर से। कहां से बिलोंग करते हैं? झज्जर से बिलोंग करते हैं। और आपसे पूछा जाए कि इनका खेल क्या है, तो इन्होंने फ्री स्टाइल कुश्ती में 65 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया, जो कि एशियाई खेलों का सबसे पहला गोल्ड मेडल था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एशियाई खेलों में सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने दिलवाया? बजरंग पूनिया ने। बजरंग पूनिया संबंध रखते हैं हरियाणा के झज्जर से। कौन सा गेम खेलते हैं? फ्री स्टाइल कुश्ती, 65 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल दिलवाया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ कौन से जिले में है? मिटा लेते हैं इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ हरियाणा के किस जिले में है? मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ हरियाणा के किस जिले में है? आपके पास ऑप्शन है हिसार, मेंदरगढ़, भिवानी और नेक्स्ट ऑप्शन है रेवाड़ी। यानी ये 4 ऑप्शन है आपके पास। और क्वेश्चन क्या है? मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र। तो आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? रेवाड़ी। यानी मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ वाला कहाँ पे है? रेवाड़ी में। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन सी का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विटामिन से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा है। ऑप्शन मिलेंगे आपको, चूज कीजिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम, पहला ऑप्शन है आपके पास रेटिनॉल, दूसरा ऑप्शन है आपके पास थायमिन, तीसरा ऑप्शन है आपके पास एस्कॉर्बिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है आपके पास में रेटिनॉल तो मैंने ऑप्शन में दे दिया आपको। चौथा ऑप्शन है आपके पास में कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल। तो देखिए ये 4 ऑप्शन है आपके पास में और पूछा है विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम, थायमिन होता है विटामिन बी का रासायनिक नाम, कैल्सीफेरोल होता है विटामिन
डी का रासायनिक नाम। अगर आपने ये प्रॉपर याद करने हैं रासायनिक नाम, तो विटामिन के रासायनिक नाम की मैंने ट्रिक बना रखी है बहुत अच्छी, आप वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ट्रिक्स वाले पोर्शन में आपको जरूर मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह पूछ लिया जाए, पावर हाउस पूछ लिया जाए, ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा है? या ऊर्जा घर पूछ लिया जाए, ऑप्शन मिलेंगे आपको राइबोसोम, राइबोसोम, दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फ्रेंड पास माइटोकांड्रिया, और इससे नेक्स्ट ऑप्शन है केंद्रक। तो आपसे पूछा है कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं माइटोकांड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया को, क्योंकि यहाँ पे वसा जो जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट भी जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, ये मिलती है हमें किससे? वसा और कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, ये कहाँ स्टोर होती है? माइटोकांड्रिया में। इसीलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? शक्ति ग्रह। अब ये जो मैंने राइबोसोम लिखा है, क्या लिखा है? राइबोसोम, इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम, तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली या कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली और एटम बम किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। बात करते हैं केंद्रक की। आपसे पूछ लिया जाए कोशिका के अंदर सभी तरह के कार्य का नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रण का केंद्र कौन है? केंद्रक है। इसीलिए कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? तो कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। तो चलिएगा हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए सारे के सारे पॉइंट मैंने ऑप्शन भी साथ के साथ आपको डिस्कस करवाए हैं, वो एक एक चीज आप नोट करेंगे, एक एक चीज पेपर में आने वाली है। और आपको देखो जैसे जैसे आपको एक दिन में 2 या 3 वीडियोस मिलेंगी, इससे ज़्यादा भी मिल सकती हैं, और 15 तारीख से तो प्रॉपर आपको वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी, प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉपर। तो आपको 1 महीने में ऐसा लगने लग जाएगा, 20 दिन में ऐसा लगने लग जाएगा कि हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। तो चलिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? पहला ऑप्शन है स्टेप्स, क्या है? स्टेप्स। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में फीमर, तीसरा आपके पास में है पटेला, और चौथा ऑप्शन है आपके पास इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब बात आती है हड्डी की, तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कहाँ पाई जाती है? जांघ में। आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो पाई जाती है जांघ में। और सबसे छोटी हड्डी पूछ ली जाए, सबसे छोटी हड्डी पूछ ली जाए, तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स, जो किसमें पाई जाती है? कान में। फ्रेंड्स कान में टोटल 3 हड्डियां होती हैं, और दोनों कानों में मिलाकर 6। आपसे पूछा जाए कानों में कुल मिलाकर कितनी हड्डियां होती हैं? 6, और एक कान में पूछी जाए तो कितनी होती हैं? 3। तो होती कौन सी है? पहले का नाम है स्टेप्स, जिसे आप स्टेपीज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टेपीज। और दूसरे का नाम होता है, पहली कान में टोटल हड्डियां कितनी बताई हैं? 6 बताई हैं, और एक कान में पूछी जाए तो 3 होती हैं। एक का नाम, पहली का नाम स्टेपीज, जो सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट है इंकस, कौन सी है? इंकस। और लास्ट वाली है मैलियस।
तो देखिए नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से ये बताइए अलग कौन सी है। तो 3 कान की हड्डियां देकर एक चौथी कोई और हड्डी दे सकता है, जैसे पटेला ही दे देगा, घुटने की हड्डी है, तो आपसे पूछेगा इनमें से अलग कौन सा है, तो अलग कौन सी हो जाएगी, पटेला। तो और इन तीनों में से किसी एक का नाम देकर ये पूछ सकता है कि इनमें से ये बताइए कान की हड्डी कौन सी है। तो ये तीनों जो है स्टेप्स, जिसको हम स्टेपिस भी कह सकते हैं, इंकस और मैलियस, ये किसकी हड्डियां हैं, कान की हड्डियां। तो चलिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट करते हैं थोड़ी सी डिटेल और। मानव शरीर में कुल हड्डियां 206 होती हैं। कितनी होती है, 206। लेकिन आपसे बाल्यावस्था में पूछा जाए या आपसे भ्रूण अवस्था में पूछा जाए, किस में पूछा जाए, भ्रूण अवस्था में पूछा जाए, तो कुल कितनी हड्डियां होती है, 300। कितनी हड्डियां होती हैं, 300। भ्रूण अवस्था में पूछा जाए 300, बाल्यावस्था में पूछा जाए तो भी 300। टोटल वैसे मानव शरीर में कितनी होती है, 206। अब ये सोचते हैं कि छोटे से जब बड़े होते हैं तो हड्डियों की संख्या कम क्यों हो जाती है। तो देखिए जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी हड्डियां लचीली होती हैं, हड्डियां नहीं होती, वो अस्थियां नहीं होती, क्या होती हैं, उपास्थियां, कार्टिलेज, लचीली होती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो आपस में क्या हो जाती है, कनेक्ट, जिसकी वजह से हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो चलिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की भूपरपटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का, भूगोल का क्वेश्चन, यानी ज्योग्राफी का क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की भूपरपटी पर, पृथ्वी की भूपरपटी पर सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में वाली धातु, में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो पृथ्वी की भूपरपटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, आपके पास पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है निकेल, तीसरा ऑप्शन है आपके पास में कैल्शियम, और चौथा जो ऑप्शन है वो है एल्यूमिनियम। क्या है फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम। ये 4 ऑप्शन हैं। तो आपसे पूछा गया पृथ्वी की भूपरपटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो है एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल है Al। ठीक है, पृथ्वी की भूपरपटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु पूछी जाए तो एल्यूमिनियम है। लेकिन वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की भूपरपटी पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में तत्व कौन सा है, कि आपसे पूछ लिया जाए पृथ्वी की भूपरपटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है फ्रेंड्स ऑक्सीजन। कौन सा है, ऑक्सीजन। पृथ्वी की भूपरपटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछा जाए तो तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। कौन सा है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन। क्लियर है। चलिएगा अब एक क्वेश्चन और इससे जुड़ता हुआ, महासागर में यानी समुद्र के जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में धातु कौन सी होती है, वो होती है मैग्नीशियम। कौन सी होती है फ्रेंड्स, मैग्नीशियम। समुद्र के जल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु Mg यानी मैग्नीशियम। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्या है, पलवल को हरियाणा के 21वें जिले का दर्जा किस वर्ष मिला। इसके ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको आना ही चाहिए। अगर आप HSSC का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो पलवल को हरियाणा का 21वें जिले का, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि पलवल जो बना है वो हरियाणा का 21वां जिला बना है, और 22वां जिला कौन बना है, चरखी दादरी। कौन बना, चरखी दादरी। इसकी बात छोड़िए, पलवल की बात करते हैं कि पलवल जो है वो हरियाणा का 21वां जिला कब बना था, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बना कब था, 15 अगस्त 2008 को। तो पलवल जो है वो हरियाणा का 21वां जिला कब बना, 15 अगस्त 2008 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे ही जुड़ा एक क्वेश्चन जो बहुत बार पेपर में आता है पलवल जिले से, कि महात्मा गांधी जो है वो हरियाणा के सबसे पहले कौन से जिले में आए थे, कि हरियाणा के कौन से जिले में सबसे पहले महात्मा गांधी आए थे, तो पलवल में आए थे। कहाँ पे आए थे, पलवल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो आज के जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए, जितनी भी आपको डिटेल बताई, वो सारी की सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इस वीडियो को आप नोट कीजिए और इससे जुड़ी हुई बातें अपनी तरफ से भी निकालिए, क्योंकि देखिए
हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ वीडियो में ही है। अपना खुद से भी पढ़िए, गाइड करने के लिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, किस तरीके से पढ़ा जाए, किस तरीके से उसकी एक्सप्लेनेशन निकालना चाहिए, उसके लिए वीडियो भी देखिए। ठीक है, सारा दिन वीडियो देखोगे तो भी दिमाग खराब होगा। ये बात सही है या नहीं है? सही है। तो चलिएगा, मैंने आपको हिंट दिया क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे उनसे एक्सप्लेनेशन निकालते हैं, कि पीछे के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे जुड़े हुए और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। ठीक है, तो आप आराम से अपना कीजिए, पढ़िए। जो टाइम टेबल मैंने जैसे आपको बताया था, हमने जो हमारी स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी ग्रुप डी वाले एग्जाम के लिए, इवन हरियाणा का कोई भी एग्जाम है वो स्ट्रेटेजी आप अपना लीजिए, जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे जी, कोई भी पेपर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और 15 तारीख को, यहाँ भी 15 अगस्त लिखा है, लेकिन 15 तारीख को यानी 15 तारीख के बाद 15 को आपको सारा का सारा शेड्यूल बता दिया जाएगा, सारा का सारा टाइम टेबल बता दिया जाएगा कि किस टाइम क्या चीज की वीडियो आपको मिलेगी। और 16 तारीख से हम प्रॉपर अपनी स्टडी करनी शुरू कर देंगे, लेकिन छोड़ेंगे अब भी नहीं, आपको 2 या 3 वीडियो डेली मिलती रहेंगी। तो चलिएगा फ्रेंड्स, जो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप नई वीडियोस मिले इसीलिए बेल आइकन को भी दबा दें, जब भी मैं वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन अपनी स्क्रीन पर मिल जाए।